Hello students, good morning to all of you. My name is Satyavir Singh and today I will teach you how to find some numerical questions. क्वथनांक उन्नयन के विलय क्वथनांक उन्नयन से क्वथनांक उन्नयन से विलय के अणुभार की गणना करना, इससे है, इसे आप ठीक कर लेना। तो क्वथनांक उन्नयन के से विलय के अणुभार की गणना करना। तो विलय का क्या होता है? विलय अणुभार छोटा m होगा ना, इसकी मात्रा निकालनी। किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होती है। तो देख, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट लिख रही है यहाँ पे। किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता मैंने बताई थी कि 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है? मोल पर केजी होता है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए और बस हो गया। जैसे कि मैं बता दूं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि जैसे यह मोललता, ये क्वथनांक उन्नयन समानुपाती किसके होता है? मोललता के। मोललता का समानुपाती होता है। तो क्वथनांक उन्नयन होता है डेल्टा टीबी। समानुपाती मोललता क्या होती है? बड़ा m मान लीजिए। ठीक है, अब ये डेल्टा टीबी, अब यहाँ से एक इसको हटाओगे, समानुपाती होते एक कांस्टेंट लाओ, वो कांस्टेंट होगा के बी और इंटू मोललता मान लीजिए m। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करो, यहाँ से इसका मान निकाल लो। हाँ, ये मोललता, इसको लिख दो आप मोललता, साइन मत बनाओ इसका। मोललता सो डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना? के बी। मोललता क्या होती है? मोललता होती है, इसका सूत्र होता है विलय का भार, नहीं, हाँ, विलय के मोल होते हैं। विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, ये होता है। विलायक का भार आप देख लीजिए केजी में। ठीक है, केजी में। अब एक काम करो, डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना? के बी गुना विलय के मोल। तो मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार होते हैं ना। और विलय का भार क्या होता है? विलायक का भार। तो विलायक का भार डब्लू केजी में। अब इसे एक काम करो आप, स्मॉल डब्लू बटे गया, इतना हो गया। अब यहाँ से 1 अपॉन केजी में है ना, इसको किलोग्राम, किलोग्राम है ना, तो इसे ग्राम में चेंज कर लो आप। तो ग्राम में कैसे होगा चेंज? 1000 से गुना करके, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। तो यहाँ से इसका हमें निकालना है विलय का अणुभार। तो ये कहा जाएगा, ये आ जाएगा इधर नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर तो नीचे आ जाएगा। तो हम बराबर कितना हो गया यहाँ से? के बी गुणा डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी। ये आ गया तुम्हारा मान। ये सूत्र बन गया ऐसे बच्चों, और निकल जाएगा सवाल। ठीक है, अगर तुम निकालना चाहो बासदाब के अवनमन से अणुभार की गणना, तो उससे भी हो जाएगा। बस आपको यहाँ के एफ करना पड़ेगा फ्रीजिंग के लिए, हिमांक के लिए। के एफ गुना डब्ल्यू, बाकी तो सब सेम रहेगा, अभी आगे बताऊँगा ना। तो इसको आप याद कर लो, डेल्टा टी, और यहाँ आ गया एफ, क्योंकि वो हिमांक होता है। हिमांक के लिए बताया मैंने तुम्हें। तो हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग करना, फ्रीज ठंडा करना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है बी। ये बी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट, बी बॉइलिंग का मतलब उबलना। ये क्या होता है? फ्रीजिंग, मतलब उसके बर्फ़ बन जाना, ठंडा हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसके बाद में है, मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया। ठीक है, आप समझ जाओ इसे। बस ये वाली बात याद करने की ज़रूरत है आपको कि जो ये क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। और के भी एक कांस्टेंट लगा दे। के भी क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, इसका मान फिक्स होगा, फिक्स है, कांस्टेंट है ना इसका मान। तो जब सवाल करेंगे तो दिया होगा। ठीक है, और बस के भी, और मोललता क्या होती है? विलय के मोल अपन विलायक के भार, केजी में होगी।
तो मोल क्या हो गए, भार बटे हाड़ विलेय के छोटे छोटे रख दिए गुणा में। अभी नीचे है तो विलायक का भार, विलायक बड़ा डब्लू, केजी को चेंज कर दिया मैंने ग्राम में, अभी ग्राम में हो गया, तुम ग्राम में रखोगे, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एम का मान निकालना तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया। मैंने हिमांक के लिए बता दिया आपको, हिमांक के लिए क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एम निकालना तो के बी की जगह वी, बी की जगह आ जाएगा एफ, और डब्लू तो डब्लू रहेगा 1000 अपॉन डेल्टा टी वी, यहाँ एफ आ जाएगा बस। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं, बस ये फॉर्मूले बन गया ऐसा। अब सवाल करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आप इनको याद कर लेना, समझ में जाना कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सेम है इसमें आगे। अब इसका आगे सवाल दे रखे हैं। ठीक है, इन सवालों को आप खुद दिखाओगे मुझे करके, ये फॉर्मूले बस आप इसमें सेट करना और निकल जाएगा आराम से। देखो हिमांक का अवनमन दे रखा है, न्यू टॉपिक है। जैसे वहाँ पे क्या था, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, तो इसलिए उसका नाम क्वथनांक का उन्नयन रख दिया। और जो हिमांक है, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब देखो क्वथनांक भी क्या था, एक ताप था। वो कौन सा ताप था कि जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो बॉयल हो जाती है, तो बॉयल होने से उसमें से वाष्प निकलती है। तो जिस ताप पर उसकी बॉयल होकर वाष्प निकल जाती है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। और जिस ताप पे कोई वस्तु क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, फ्रीज मतलब ठंडी हो जाती है, जम जाती है, तो जिस ताप पे वो जमी तो वो उस ताप को हम कहते हैं हिमांक। तो बेसिकली ताप क्या होता है, बेसिकली ताप ये होता है, हम ताप के द्वारा ये बताते हैं कि कोई वस्तु या तो ठंडी है या फिर गर्म है। ठीक है, ताप का मतलब ये होता है। ठीक है, और ताप को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक चीज़ होती है, वो है हीट, उष्मा। तो उष्मा का स्थानांतरण जिधर को हो जाएगा वहीं ताप की कमी या वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई वस्तु ज़्यादा गर्म है तो उससे हीट निकलेगी, और जो गर्म नहीं है उसमें हीट जाएगी, वो एब्जॉर्ब करेगी, और जिसमें हीट है वो उसको निकालेगी हीट को। ठीक है, तो हमने ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हिमांक का अवनमन, तो जो फ्रीज पॉइंट होता है, मतलब जिस पर कोई वस्तु जमती है, उस ताप को हम कहते हैं हिमांक। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, कमी होना। तो हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य अवस्था में होती है। मतलब ऐसा है कि जो ठोस और द्रव है ना, वो दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। मतलब कहने का यह है कि तुम द्रव को किस में रखो, फ्रिज में रखो, और फ्रिज में रख के क्या हो जाएगा, वो द्रव लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं द्रवणीकरण प्रक्रिया। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। विलयन का हिमांक, तो माने विलायक का हिमांक कितना मान लिया, टी एफ। देखो हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिम, और हिम क्या होती है, हाइस्ट तो होती है, तो वहाँ से ये वर्ड कॉपरेट कर लो आप, तो टी एफ है। और विलयन का हिमांक कितना, टी है। तो हिमांक का अवनमन कितना हो गया, टी एफ, मतलब विलायक का हिमांक कितना, टी एफ है। तो विलायक का हिमांक क्या यहाँ पे ज़्यादा होता है, किससे, विलयन के हिमांक से। तो विलायक की हिमांक व विलयन के हिमांक का अंतर क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है। अंतर मतलब घटाना, और घटा के मतलब कमी, तो कमी होगी अवनमन कहलाता है। ठीक है, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, डेल्टा टी एफ से करते हैं। राइट, अब वाष्प दाब अवनमन में हिमांक अवनमन में संबंध, तो ये संबंध जिसे हमने वहाँ पीछे पढ़ा था वाष्प दाब और क्वथनांक में, अब यहाँ पे वाष्प दाब और हिमांक बता रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा था, वाष्प दाब और क्वथनांक में। अब के वाष्प दाब तो उसमें भी था, यहाँ भी है, बट वहाँ पे वाष्प दाब के साथ कौन था, क्वथनांक उन्नयन था। यहाँ पे क्या वाष्प दाब के साथ हिमांक अवनमन है। तो ये बताओ मुझे, ये क्या माना मैंने, पी एस क्या है, 0 है। अब 1 2 3 4 ऐसे जाओगे ऊपर, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो जो ऊपर है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, ये क्या विलयन का वाष्प दाब है। और जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसी को तो कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है टी एफ, क्या माना है इसने, टी एफ किसका दाब माना है, टी एफ विलायक का हिमांक माना है, तो विलायक का हिमांक ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है,
और ये क्या, जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो उसका दाब क्या हो गया, विलयन का टी हो गया, हिमांक। तो बस अब यहाँ से फिर से एक ट्रायंगल बनाया इनने, ए बी सी वाला, ए बी सी ये वाला। तो ये वाला कितना एंगल है, ये 90 है। और ये वाला ये साइड ने इक्वल दिखा दी करके, यानी कि यहाँ पे वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा, मतलब ये पी क्या, वाष्प दाब, डेल्टा क्या हो गया, अवनमन, तो कमी बता रहा है। और यहाँ पे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है, इनको याद कर लेना, आप समझ लेना इनको कैसे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कोई दिक्कत आए तो बता देना मुझे, ठीक है, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा इस पर। ओके, अब विलेय के अणुभार की गणना करना, तो फिर से वही काम करना हमें, फिर से सेम वही है। तो विलेय के अणुभार की गणना करना किससे, हिमांक अवनमन से। पहले किससे की थी हमने गणना, पहले की थी क्वथनांक उन्नयन से। अब हम कर रहे हैं किससे, अब हम कर रहे हैं हिमांक अवनमन से। तो हिमांक अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ। जो समानुपाती होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम करेंगे बच्चों, इसमें मैंने बिल्कुल लिखा था, बस इतना बात याद कर लो और हो गया। डेल्टा टी एफ, यहाँ पे क्या लगा, कॉन्स्टेंट के भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एफ एफ है सब, यहाँ पे फ्रीज है ना ये। और मौलकता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में। डेल्टा टी एफ बराबर कितना, के एफ गुणा मोल, विलेय के मोल क्या होंगे, स्मॉल डब्लू बटे कितना, स्मॉल एम, और विलायक का भार कितना, डब्लू केजी में। अब मैं केजी को चेंज करूँगा, देखो इसे फिर से, तो केजी को चेंज करेंगे तो किलोग्राम को अगर तुम किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इसमें हम 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। और ये अब यहाँ से इसका मान निकालना है हमका मुझे, क्योंकि विलेय का अणुभार निकालना हिमांक अवनमन से, क्योंकि हम मतलब हिमांक अवनमन पढ़ रहे हैं। तो ये इसका ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, तो बाकी सब सेम रहेगा, ये भी यहीं रहेगा, बस यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाएगा। अब गुणा में कितना, 1000 सॉरी, ये हो गया इतना। अब एक बात और ध्यान कर लें यहाँ पे, ये मोलल के लिए बात करता है, किसके लिए, मोलल के लिए। मोलल के लिए क्या होता है, 1000, ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पे मोलल की बात आएगी वहाँ पे 1000 रखेंगे सूत्र में, और जहाँ पे क्या दिया उन्होंने, आणविक की बात कह दी है, आणविक के लिए हम 100 मानते हैं, ध्यान रखना इस बात का। आणविक कह दे या हाँ बस ये खाएगा, ठीक है, आणविक 100 रखते हैं, ये जहाँ 1000 जहाँ पीछे फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, वहाँ भी ये काम करेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक काम करने वाले हम, ये वाला। तो यहाँ पे क्या, ये 1000 मैंने माना है, तो ये मोलल के लिए, मोलल एक कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें 1 किलोग्राम विलायक मानते हैं, मतलब विलायक जिसमें हम किसी चीज़ को घोलेंगे वो 1 किलोग्राम माना जाता है, मानते हैं, ठीक है। तो विलायक के लिए, मोलल के लिए कितना, 1000, और बोल दे क्या, आणविक के लिए, तो वहाँ पे मानते हैं 100, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। अब मैंने ग्राम में चेंज कर दिया इसे, अब आप इसका मान ग्राम में रखोगे, अब तुम चेंज करोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनाना सेम है दोनों, बस एफ की जगह वो है करना। एक सेकेंड, ठीक है, देखो ये आ गया। और इसके बाद में जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बना के दिया है ये वाला, अब इस पे सवाल करना है, न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसमें, तो जो फॉर्मूला है इसमें ठाटा के वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये परासरण दाब एक टॉपिक आता है नया, ठीक है, टॉपिक है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो इसे हम कहते हैं परासरण दाब को, परासरण दाब शब्द एबी नोलेट ने दिया था, ओके, एबी नोलेट ने दिया जिसका तात्पर्य होता धक्का देना,
धक्का देना होता है इसका मतलब, ठीक है, धक्का देना होता है। तो जो परासरण दाब है, परासरण दाब का मतलब, परासरण का मतलब एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और उस फिर दाब लगना। तो दाब लगता है हमारा जो अर्धपारगमी झिल्ली होती है। अर्धपारगमी झिल्ली जानते हैं आप क्या होती है? जो मेम्ब्रेन्स पड़ी होंगी आपने, मेम्ब्रेन्स, जैसे कि बकरे का ब्लैडर होता है जिसमें बकरा अपना खाना खाता है, या फिर अंडे की झिल्ली होती है, जैसे कि अंडा छोलते हैं हम, तो ऊपर एक तो लेयर ऊपर की होती है वो स्ट्रॉन्ग वाली, उससे सेकंड वाली होती है वो वाली अर्धपारगमी झिल्ली कहते हैं उसे। तो अर्धपारगमी झिल्ली का काम ही होता है केवल विलायक के मॉलिक्यूल्स को जाने देती है अपने अंदर से, लेकिन विलेय के मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती है, ठीक है, केवल विलायक को ही अलाउ करती है जाना, विलेय को नहीं करती अलाउ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, विलायक को ही केवल अलाउ करती है अपने अंदर से जाने के लिए, रास्ता देती है, लेकिन विलेय, ऐसे समझ लो विलायक बड़ा है, बड़ा अक्षर भी है इसमें, और जो विलेय वो छोटा है, तो छोटे आदमी को नहीं जान देती है, ठीक है, ऐसे समझ लो इसे। तो अर्धपारगमी झिल्लियाँ आप समझ गए कि किससे कह रहे हैं, मेम्ब्रेन्स कहते हैं उसे, सेमी मेम्ब्रेन्स। तो ये परासरण दाब का मतलब क्या होता है, एक तरह से एबी नॉलेट ने दिया था, जिसका तात्पर्य होता है धक्का देना, धक्का देना होता है। अब देखो कैसे होता है, अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा, अंडे की झिल्ली होती है और एक वो बकरे का ब्लैडर होता है जिसमें खाना खाता है, विलायक के कणों का अधिक कणों से, जो विलायक के कण होते हैं अधिक कणों से कम कणों की ओर जाना, गमन होना, गमन का मतलब जाना, परासरण कहलाता है, ठीक है। तो अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन होना परासरण कहलाता है, ठीक है। तो आप इस बात को एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि अधिक संख्या से कम संख्या की ओर, विलायक के मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होंगे उनसे कम की ओर। आपको तो पता ही है कि अधिक जहाँ होंगे अधिक कण, तो वहाँ से कहाँ जाएंगे, जहाँ पे मतलब कम कण होंगे उधर को उनका स्थानांतरण हो जाएगा, जिधर कम होंगे उधर से ज़्यादा वाले की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसे परासरण कहते हैं। और दाब क्या, जितना दाब ही परासरण उस पर अर्धपारगमी झिल्ली पर लगाते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक है, दाब, प्रेशर। कुछ कंडीशन दे रखी है देखो इन्होंने यहाँ पे, अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा विलेय के कणों का कम कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, सांद्रता का मतलब है कॉन्सनट्रेट, पता लग गया तुम्हें, देखो सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। अब वह द्रव स्थैतिक दाब जो अर्धपारगमी झिल्ली से विलायक के कणों को गमन करने से रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। इसकी 3-4 डेफिनेशन लिख रही है अब, ठीक है। तो परासरण दाब क्या होता है, जिस पर विलायक के कणों का गमन रुक जाता है, मतलब जैसे वो होती है ना अर्धपारगमी झिल्ली, जैसे मान लीजिए आपके पास ये झिल्ली है, ये, अब यहाँ पे क्या है, ये विलायक के कण है, विलायक के मॉलिक्यूल हैं, अब वो इसमें पार हो रहे हैं, लेकिन जब ये विलायक के कण पार हो रहे तो इसको हम कहते हैं परासरण कह देंगे, क्लियर, परासरण कह दिया। लेकिन जब इस पे एक दाब लगा, किस पे, झिल्ली पर, और विलायक के ये कण रुक गए, तो जो परासरण हो रहा था उस पर दाब लग गया और परासरण होने की क्रिया बंद हो गई, रुक गई, तो इसको हम कहते हैं परासरण दाब। तो वह दाब जिस पर विलायक के कण अर्धपारगमी झिल्ली से पार होना रुक जाते हैं, पार होना रुक जाते हैं, तो उसे कहते हैं परासरण दाब, ठीक है। तो पता लग गया होगा आपको ये क्या होता है परासरण दाब, ठीक है। अब परासरण दाब में क्या है आगे, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे कि जो अधिक विलायक के जो अधिक कण होते हैं उससे कम की ओर जाता था इसमें परासरण दाब में, परासरण में, इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें कम से अधिक की ओर जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कम कण है तो वो अधिक कण की ओर क्या जाएंगे, तो हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। देखो बता रहा है परासरण के विपरीत क्रिया होती है जिसमें दाब लगाकर, देखो ये दाब लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, दाब लगाकर विलायक के कणों के गमन को कम संख्या से अधिक संख्या की ओर भेजा जाता है, दाब लगा के, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, परासरण का जस्ट उल्टा।
जैसे एक मैंने एक उदाहरण दे रखा, समुद्री जल के विलवणीकरण। लवणी का देखो, ये क्या होता है, कारण क्या होता है, बनाने की क्रिया को हम कहते हैं लवणीकरण। लवण के बनाने की क्रिया लवणीकरण, और उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब तो क्या हो गया, बी जहाँ लग जाता है जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, बी उल्टा कर देता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी होगा। तो ये बी लवलीकरण, अब लवण नहीं बना रहे, अब इसको जस्ट उल्टा कर रहे हैं, अब लवण से कुछ और बना रहे हैं, ठीक है। तो विलय के अणुभार की गणना करना, तो विलय के अणुभार की गणना करना बहुत आसान है। एक तुम्हारे पास ये आदर्श गैस समीकरण होती है, ठीक है, और ये बड़ा आसान है। देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है हमारे पास, पी वी इक्वल टू कितनी होती है, एन आर टी, यहाँ पे से याद कर लो, आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी क्या होता है, प्रेशर, दाब होता है, पी क्या होता है, आयतन होता है, एन क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, आर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है, और इसकी जो कांस्टेंट होगा इसका मान निश्चित होगा, इसका मान आपको दे देंगे वो, ठीक है। पी क्या है, पी दाब है, यहाँ परासरण दाब को हमने इससे इस साइन से रिप्रेजेंट किया है, इससे पाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो ये मैंने बना के दिखा दिया। तो पी और ये कितना, बी इजिकल टू कितना, एन आर टी। तो पाई का मान निकालना है इससे, पाई क्या, परासरण दाब, तो एन आर टी अपॉन कितना, बी, और ये एक चीज़ होती है एन बटे बी, और ये कितना, आर टी। एन बटे बी होती है सांद्रता, मोलों की संख्या, और आयतन लीटर में। तो सी आर टी, ध्यान रखना इस बात का, तो फॉर्मूला इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। सांद्रता को कहते हैं मोल पर लीटर में जो होता है, तो इसे कहते हैं हम सांद्रता, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सांद्रता होती है कॉन्सेंट्रेशन, सी ओ एन, तो इसको बस सी ओ एन से लिख दिया, सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, सी से। तो ये फॉर्मूला होता है आदर्श गैस समीकरण, पी वी इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी। पी क्या, परासरण दाब, तो परासरण दाब को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे इसे पाइप बोल दिया हमने, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then you can keep studying and keep practicing and keep revising and be happy always. Thanks a lot and have a good day ahead.